नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में पर। हर हफ्ते विभिन्न विषयों पर चर्चा की खास श्रृंखला हम लेके आते हैं खास आपके लिए। आज हम बात करेंगे कैंसर की पहचान, कैंसर के कारण और इसके उपचार पे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास अतिथि और कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर शहरावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। कार्यक्रम चर्चा में पर। कैंसर जो आज विश्व पटल पे और वैश्विक बीमारी बन चुकी है, इससे भारत भी अनभिज्ञ नहीं है। इसी पे इसके कारण और रोकथाम के लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैंसर क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का कैंसर हो सकता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में कहीं पर भी एक ग्रोथ होने लगती है। एक अल्सर बन गया तो वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता है, उसके काबू में नहीं रहती उसकी ग्रोथ। तो इस प्रकार की जब ग्रोथ कहीं पर भी शरीर के किसी अंग में होती है और वो बढ़ती ही चली जाती है, वहीं पर स्प्रेड करती है, वहाँ के अलावा शरीर के दूसरे अंगों में भी फैलने लगती है, तो ये कैंसर की बीमारी होती है। और आपने पूछा भी इसके किस किस क्या क्या प्रकार होते हैं। जी जी। तो ये दिमाग से लेकर के और नीचे तक हर शरीर के अंग में कैंसर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे ब्रेन कैंसर हो सकता है, मुंह नाक कान गले में बहुत ही कॉमन है जी कैंसर। फेफड़े के कैंसर हो सकते हैं, फूड पाइप यानी कि खाने की नली इसोफेगस के कैंसर हो सकते हैं, पेट में आमाशय में हो सकते हैं, बच्चेदानी में हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यानी कि शरीर का कोई भी अंग इससे छुपा हुआ नहीं है, हर अंग को ये बीमारी पकड़ सकती है। मतलब कहा जा सकता है कि जो पैरों के नाखून से लेकर सिर तक में जो हमारे अंग हैं, उसमें वो कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। हाँ। और आज ये जो वैश्विक बीमारी बन चुकी है, इस बीमारी के लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? क्योंकि हर बीमारी के कुछ प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि शायद हमें ये बीमारी हो सकती है या इस बीमारी के हमें लक्षण पता लगते हैं। कैंसर के कौन से लक्षण हैं जिससे हम सतर्क हो सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि शायद हमें कैंसर हो सकता है? जैसे अपने यहाँ पे मुंह नाक कान गले के कैंसर बहुत कॉमन है, उसके कुछ जी लक्षण मैं आपको बताता हूँ। जीभ के अंदर, मुंह के अंदर, गाल के अंदर कोई छाला पड़े या जी कोई घाव बने। आमतौर पे कोई भी घाव बनता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 7-10 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर कोई घाव 10-10 दिन, 15-15 दिन हो गए, भर नहीं रहा है, तो कोई भी घाव जो कि भर नहीं रहा है 10-15 दिन तक, तो वो एक कैंसर का घाव हो सकता है। और भी बीमारियों के घाव हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का भी हो सकता है। इसी प्रकार कहीं अपने गले में गांठ कोई महसूस होने लगे या ज़ुबान के अंदर ही कोई गांठ महसूस होने लगे, किसी भी प्रकार की गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको महसूस हो, वो एक कैंसर का लक्षण है। उसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। अपन जब खाना खाते हैं, अगर खाना निगलने के समय गले में अटकने लगे या दर्द होने लगे या जी। कभी बिना कारण के मुंह से खून आए, मुंह नाक कान गले से कभी खून निकले, या फिर अपनी आवाज़ में परिवर्तन आ जाए, आवाज़ भारी हो जाए, नॉर्मल आवाज़ से ज़्यादा भारी हो जाए, तो आवाज़ की डिब्बी का कैंसर हो सकता है। तो ये तो हो गए मुंह नाक कान गले के कैंसर के सिम्टम्स। इसी प्रकार बच्चेदानी का कैंसर अपने यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो किसी भी महिला को अगर बिना कारण के मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होने लगे, आदमी से मिलने पर खून बहने लगे, गंदे बदबूदार पानी का रिसाव होने लगे, पेट के निचले हिस्से में जांघों में दर्द होने लगे, तो ये सब सिम्टम्स भी जो हैं बच्चेदानी के कैंसर की तरफ जी अ, इशारा करते हैं, इशारा मतलब करते हैं। ये सब सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण हो सकते जी। हैं। इसके अलावा आपने दो तीन कैंसर मुझे और बताए, जैसे जो फेफड़ों का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, जो हम देख रहे हैं आज। इस प्रकार से जो धूम्रपान है, उसके रोकथाम के लिए भी, उसकी जागरूकता के लिए कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लगातार जागरूकता की जा रही है। तो शायद मुझे लगता है कि जो धूम्रपान है वो एक अहम कारण है फेफड़ों के कैंसर का। तो फेफड़ों के कैंसर के क्या लक्षण हैं, और धूम्रपान पे अगर आप कुछ थोड़ा संदेश देना चाहें तो बिल्कुल। फेफड़ों के कैंसर यानी कि लंग कैंसर में अक्सर किसी को खांसी रहने लगती है जी अनकंट्रोल्ड, 10-15 दिन से ज़्यादा रह रही है, ख़त्म ही नहीं जी हो रही है। कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जी क्योंकि वो फेफड़े की नॉर्मल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है कैंसर, जी तो सांस लेने में दिक्कत आती है। और छाती में दर्द भी हो सकता है। तो ये कैंसर लंग के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। और जो आपने कहा तंबाकू, तो तंबाकू तो
इंसानियत का बहुत ही सबसे बड़ा दुश्मन है। न केवल फेफड़े का कैंसर, मुंह नाक कान गले के कैंसर हैं, फेफड़े के कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर में, बच्चेदानी, हर चीज़ में तंबाकू का रोल है। और नॉट ओनली कैंसर, बल्कि इससे फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो तंबाकू तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। सर, जैसे आपने इस पर थोड़ा प्रकाश डाला कि तंबाकू के दुष्प्रभाव क्या हैं, अगर थोड़ा इस पर हम और बात करना चाहें, दर्शकों को और जागरूक करें कि तंबाकू किस प्रकार से कैंसर को इजाद करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है, और तंबाकू से हमारे शरीर में किस प्रकार कैंसर उत्पन्न हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं, जो बच्चा बचपन से, मजदूर लोगों का अक्सर होता है, बचपन से वो यहाँ पर मुंह के अंदर खैनी दबा के रखते हैं, या चूना या तंबाकू, किसी प्रकार का गुटखा, और वो कई सालों तक दबा के रखते हैं। सुबह उठते दबा देते हैं, दिन में कई बार चूसते रहते हैं, थूकते हैं, फिर भर लेते हैं। तो ये जब यहाँ पे 24 घंटे या दिन के बहुत सारे घंटों के दौरान यहाँ पर ये लगा रहता है, इससे यहाँ के सेल्स में परिवर्तन आने लगता है। सबसे पहले सफ़ेद पैचेस बनते हैं, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं जी। फिर धीरे धीरे करके वो वहाँ के नॉर्मल टिश्यू को ख़राब करता है, डीएनए ख़राब करता है, म्यूटेशन कर देता है, इम्यूनिटी कम करता है, और इस प्रकार ये कैंसर को बढ़ावा देता है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया मुंह के कैंसर का, और भी कैंसर्स में ये इसी प्रकार से डैमेज करता है। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के कैंसर पर प्रकाश डाला डॉक्टर साहब। अगर हम बात करें भारत की, भारत में कौन सा कैंसर सबसे अहम है, और हम बात करें सबसे कॉमन कैंसर कौन सा पाया जा रहा है भारत में, तो सबसे चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि वैश्विक बीमारी है और भारत भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो भारत में सबसे जो चिंता का विषय है वो कौन सा कैंसर है? भारत में आदमियों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुंह नाक कान गले का, हेड एंड नेक कैंसर, और महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर। ये दोनों तो कैंसर बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा आजकल हमारी चेंजिंग लाइफ स्टाइल के कारण औरतों में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। जी, इस पर अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो आपने जो बच्चेदानी कैंसर है उस पर प्रकाश डाला, बाकी कैंसर के बारे में बताया, ब्रेस्ट कैंसर बारे में बताइए डॉक्टर साहब। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर, तो इसमें अक्सर ब्रेस्ट के अंदर महिला को एक छोटी सी गिल्टी महसूस होने लगती है। कभी कभी नहाते वक्त, कपड़े बदलते वक्त खुद ही को महसूस होता है कि अरे मुझे यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, गांठ महसूस हुई। कई बार गांठें फाइब्रोएडिनोमा की होती हैं, मतलब कैंसर की नहीं होती हैं, कोई हानिकारक नहीं होती हैं, पर कभी कभी वो कैंसर वाली भी होती हैं। तो अगर किसी भी महिला को स्तन में कोई छोटा सा भी दाना भी अगर महसूस हो, या फिर काख में यानी कि एक्जिला में यहाँ पर भी कोई नोड महसूस हो, तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। और घबराने की बात नहीं है, इसके लिए बहुत ही अगर जल्दी पकड़ में आ जाती है तो ये क्योरेबल डिजीज़ है। डॉक्टर साहब, ये विभिन्न कैंसर हुए, अगर हम बात करें आयु की, तो किस आयु में सबसे अधिक कैंसर पाया जाता है? वैसे तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों में भी ये आजकल पाया जा रहा है, बट ज़्यादातर 50 से लेकर 60 की उम्र में ज़्यादातर ये पाया जा रहा है। और ये कारण क्या है? क्योंकि जेनेटिक भी कुछ कारण होते हैं कैंसर के, तो ये जो इस प्रकार से जो एज का जो एक मापदंड है, इसमें कारण क्या है कि किस एज में ज़्यादा है, इस एज में कम है, इस बुजुर्गों में कम है, वरिष्ठों में ज़्यादा है? किस प्रकार से ये निर्धारित होता है कि किन में कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, और जेनेटिक जो मापदंड है उसका कितना प्रभाव है कैंसर में? आजकल काफ़ी सारे कैंसर्स जेनेटिक भी हैं। उदाहरण के तौर पे अगर घर में एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि उनकी बेटी है, उनकी बहन है, उनकी माँ है, और ऊपर चलें तो उनकी नानी है, तो जिस इंडेक्स केस को, यानी कि जिस महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में एक आम महिला के मुकाबले में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये जेनेटिक एक कारण हुआ। इसी प्रकार आदमियों में, जैसे एक ही उदाहरण देता हूँ मैं, प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसमें उसके बेटे को प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार आंतों के कैंसर होते हैं, उनमें भी जेनेटिक वो रहते हैं। तो अगर एक घर में कुछ कैंसर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको होगा, बट आम पॉपुलेशन के मुकाबले में उसकी होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक बात हुई। दूसरी बात आपने पूछा कि एज के साथ कैसे क्या चलता है। बिल्कुल। तो कारण जैसे मैंने बताया कि तंबाकू के कारण अगर जो हो रहा है, मुंह नाक कान गले के तंबाकू के कारण हो रहे हैं, फेफड़े के तंबाकू के कारण हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन तंबाकू खाया उससे हो जाएगा।
ये जब हम 10-10, 20-20, 30-30 साल तक इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे शरीर में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस डेवलप होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है। तो इसीलिए तंबाकू से पीड़ित, तंबाकू से इंड्यूस कैंसर्स को होने में कई साल लगते हैं। जनरली 40 से 60 साल की उम्र में ये आते हैं। और जो ओल्ड एज में आ रहे हैं कैंसर्स, तो पहले तो क्या था कि अपने यहाँ की एवरेज लाइफ स्पैन 60 साल, 50 साल, 60 साल हुआ करती थी। जी। आजकल मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई है, आजकल हमारी औसतन उम्र जो है वो 70 साल के आसपास पहुंच गई है। जी। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, खाली कैंसर ही नहीं और भी कई बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे सर जेनेटिक जो ट्रांसमिशन है, जेनेट अगर मैं मान लीजिए मेरे परिवार में किसी को कैंसर है, तो अगर आज मैं जागरूक हूँ, आज का युवा क्योंकि जागरूक है, लगातार जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कैंसर जागरूकता के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अगर मेरे परिवार में किसी को कैंसर है परंतु मैं जागरूक हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना मुझे कैंसर हो ना मेरी आने वाली पीढ़ी को कैंसर हो, तो ऐसे कौन से प्रयास हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, या डेली रूटीन में क्या ऐसे कार्य मैं कर सकता हूं ताकि जेनेटिक रूप से अगर मेरे परिवार में या मेरे जीन्स में कैंसर हो भी तो भी मैं कैंसर से बचाव कर पाऊं? इसमें 2-3 चीज़ों का रोल है। एक तो है हम प्रिवेंटिव तौर पे क्या कर सकते हैं। जी। प्रिवेंटिव तौर पे लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमारे जीवनचर्या में जी। प्योर आराम नहीं होना चाहिए। जी। हमें एक्सरसाइज वगैरह किसी भी रूप में हो, चाहे वो व्यायाम के रूप में हो, योगासन के रूप में हो, या फिर वॉकिंग के रूप में हो, या कोई गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हों, ये सब एक्टिविटीज़ हमारे डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, चाय पी, नाश्ता किया, कार में बैठ के गए, ऑफिस में दिन भर बैठे, शाम को आए, फिर चाय पी, टीवी देखने लग गए, सो गए। दिन में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ही आवश्यक है। ये लाइफ स्टाइल का एक बहुत बड़ा बिल्कुल। उदाहरण है। दूसरा, अपनी डाइटरी हैबिट्स, हम क्या खान पान करते हैं। अगर हम आजकल देख रहे हैं कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर बंदे के हाथ में चिप्स का पैकेट है, कटर मटर खा रहे हैं, या ये सब चीज़ें चल रही हैं। हर चीज़ खाएं पर मॉडरेशन में। मेन चीज़ है हमारी खुराक में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फल फ्रूट हैं, एक संतुलित आहार का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो प्योर जब हम फास्ट फूड पे चले जाते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। तो आहार, संतुलित आहार का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज हो गई, आहार का रोल हो गया। फिर ये तो सभी की आम नॉलेज है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखे, हुक्का, शराब, ये सब चीज़ें, और कॉम्बिनेशन जहाँ पर हो जाता है स्मोकिंग का और अल्कोहल का, ये बहुत ही घातक है। आजकल यंग जनरेशन, नई पीढ़ी जो है, फैशन के लिए, टशन के लिए, कॉलेज में दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट बहुत पी रही है जी। अल्कोहल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मॉडरेशन में हो तो ठीक है, पर एक्सेस में हो रहा है। ये सब चीज़ें तो खाली कैंसर ही नहीं, शरीर में और भी बहुत बीमारियां पैदा कर रही हैं। तो लाइफ स्टाइल में हमारे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, ये मेन चीज़ें हैं। और आपने जो पूछा था एक जेनेटिक वगैरह है, अगर घर में किसी को है, तो वैसे भी ये आम समझ की बात है कि जब अपन 40-45 साल के हो जाते हैं जी। तो हमें हेल्थ चेकअप की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हेल्थ चेकअप होते हैं उसमें न केवल कैंसर बट और भी कई बीमारियां पकड़ी जाती हैं। बिल्कुल। कभी कभी अचानक से हाई ब्लड शुगर पहचान में आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। तो खासतौर से जिनके घर में किसी को कैंसर है, से फॉर एग्जांपल एक लेडी को कैंसर है, माँ को कैंसर हुआ, तो उनकी बच्चों को विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है जो डॉक्टर सिखा देते हैं, और टाइम टू टाइम मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है जी। बच्चेदानी के है बात करें तो पैप स्मीयर होता है। जी। तो इस प्रकार के कई टेस्ट होते हैं जो कि हम रेगुलर तौर पे करवाए जा सकते हैं, और आजकल जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारे खान पीन का जो शेड्यूल है, जिस प्रकार से हमारा खान पीन है, हमारी दैनिक दिनचर्या है, उस पर प्रकाश डालते हुए बहुत अहम चीज़ें आपने डॉक्टर साहब उनमें प्रकाश डाला। हम बात करें भ्रांतियों की, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर हमारे मन में, समाज में, हमारे आसपास में बहुत सारी भ्रांतियां और मिथक भ्रांतियां होती हैं। कई भ्रांतियों को हम ऐसे लेके चलते हैं कि इसी को अगर कैंसर है तो शायद इसे छुआछूत से अगर उसको मैं व्यक्ति को छूंगा तो शायद मुझे भी कैंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी मिथक भ्रांतियां जो हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ आम तौर पे जो भ्रांतियां हैं जी। उसमें एक तो ये है कि भाई आपने खुद ही ने बोला छुआछूत की बीमारी है। जब पेशेंट का इलाज चलता है तो ज़्यादातर लोग अलग से आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब इनके साथ बैठ के हम खाना वगैरह खा सकते हैं कि नहीं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं हो जाएगा।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जिसको घर में अगर किसी को कैंसर है, उनके साथ आप बैठ के आराम से खाना पीना कर सकते हैं, गप्पे कर सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, कुछ भी करिए, उनसे दूसरे को नहीं फैलेगी। जी। दूसरी भ्रांति होती है कि लोगों को लगता है कि कैंसर प्रूव करने के लिए हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है, टुकड़ा लेना पड़ता है। तो लोगों के मन में ये भय है कि भाई बायोप्सी ली तो कैंसर फैलने लग जाएगा। ये बहुत ही गलत धारणा है। बायोप्सी ही एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि साबित होता है कि ये कैंसर की बीमारी है। अच्छा। तो ये बायोप्सी करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बायोप्सी के नाम से कभी भी नहीं डरें। एक और भ्रांति है, लोगों को लगता है कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं जी। एज बढ़ गई, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, तो कैंसर का इलाज झेल नहीं पाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है। आजकल इतनी मॉडर्न मेडिसिन आ गई हैं, रेडियोथेरेपी की इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, सर्जरी में इतनी बढ़िया बढ़िया डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो गए हैं कि 4 साल के बच्चे से लेकर के 90-95 साल के लोगों का सबका काफ़ी अच्छे से इलाज हो जाता है, बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं। तो एल्डरली लोगों के इलाज में घबराने की बात नहीं है। जी। एक और भ्रांति है जो आजकल बहुत कॉमनली चल रही है कि भाई चीनी खाने से या सफ़ेद चीज़ें खाने से इस प्रकार की बीमारियां होने का डर होता है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। कोई शुगर खाने से, नमक खाने से कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। कुछ लोग अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मोबाइल फ़ोन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, इनके टावर्स वगैरह हैं, इनसे भी कैंसर होने का डर होता है क्या? ये भी बात बिल्कुल गलत है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से, आसपास टावर होने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। और ये ज़्यादातर कॉमन मिथ्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। क्योंकि इनसे जागरूकता मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम जो हम भ्रांतियां हैं उनको दूर कर पाएंगे, तभी लोगों को कैंसर के रोकथाम के लिए और बाकी चीजों के लिए जागरूक कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आधुनिक तकनीक की बात करी जिसके माध्यम से आज कैंसर का इलाज किया जा रहा है, सकुशल इलाज किया जा रहा है। और आज जैसा आपने बताया कि 4 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक का सकुशल और सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। तो आज कैंसर के इलाज के लिए कौन कौन सी तकनीक उपलब्ध है? क्योंकि आप खुद एक नवीन तकनीक रेडियोलॉजी विभाग से ताल्लुक रखते हैं और कैंसर महावीर हॉस्पिटल में, क्योंकि आप विभागाध्यक्ष भी हैं इसके, तो मुझे लगता है कि इस पर आप बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। कैंसर की 3 मुख्य पद्धतियां होती हैं इलाज की। एक तो होती है सर्जरी, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। एक होती है कीमोथेरेपी, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं, उसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज होती हैं। और एक होती है रेडियोथेरेपी। जी। मैं बेसिकली एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर का इलाज रेडियोथेरेपी से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं रेडियोथेरेपी की बात करूँगा। आजकल इतनी बढ़िया बढ़िया मशीन्स आ गई हैं, लीनियर एक्सीलरेटर्स, कि उससे हम पिन पॉइंट एरिया में रेडिएशन दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि आसपास के एरिया जो होते हैं नॉर्मल टिश्यूज़, उन पे रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता है, हाई डोज दे सकते हैं और ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार सर्जरी में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है और काफ़ी उसकी सर्जरी करने के काफ़ी समझ बढ़ गई है। कीमोथेरेपी में नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जो आज से 10 साल पहले हम कहते थे कि भाई ये 4th स्टेज में कैंसर है, लंग कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, इसमें अब 1-1.5 साल बचा है। आजकल नई नई आधुनिक दवाइयों से 4th स्टेज वाले भी 5-5 साल, 10-10 साल आराम से निकाल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आपने लीनियर थेरेपी की आपने बात करी, इसको मैं तो और उसको गहनता से जानने का मैं इच्छुक रहना चाहूंगा और चलते चार दर्शक भी इस पर जान पाएंगे ज़्यादा और उन पे उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। इस प्रकार से टारगेटेड थेरेपी की आपने बात करी, एक लेजर की भी बात करी, तो ये किस प्रकार से इसमें उपचार किया जाता है, थोड़ा विस्तृत से बताइएगा डॉक्टर साहब। तो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जो मशीन होती है जी, उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। जी। तो इसमें से फोटोन बीम्स निकलती हैं। फोटोन बीम्स क्या होती हैं? ये एक्सरे की बीम्स होती हैं जो कि ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती हैं। जी। ये जो बीम्स होती हैं ये अपने शरीर में जो डीएनए होते हैं, डीएनए की स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देती है। तो जब ये डीएनए के मल्टीप्लिकेशन का टाइम होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता और धीरे धीरे करके 2-3 महीने में कैंसर के सेल की डेथ हो जाती है। ये होती है रेडियोथेरेपी। और लीनियर एक्सीलरेटर एक माध्यम, एक मशीन है जो कि इसको ट्रीट करने में काम की जाती है। आजकल बहुत नई नई पद्धतियाँ आ गई हैं, IMRT, IGRT, ये बहुत कंप्यूटराइज प्लानिंग होती है इनमें। तो इससे हम रेडिएशन को पिन पॉइंट करके जो बीमारी वाला एरिया है उसी में फोकस कर सकते हैं।
मैं जितना समझ पा रहा हूँ जो हमारे जहाँ पे कैंसर के जो सेल्स हैं जो मौजूद होते हैं वहाँ को लक्षित करके वहाँ पे हम टारगेट किया जाता है और उसका उपचार किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार आधुनिकता के साथ में जो मेडिकल क्षेत्र है वो भी प्रगति कर रहा है, और इस आधुनिकता के साथ में जो नई तकनीक है उसके साथ में लगता है कि जो मरीज हैं उनको भी फायदा मिल रहा है, उपचार में भी सुगमता आ रही है। डॉक्टर साहब, लगातार जो कैंसर की रोकथाम है, उसकी जागरूकता है, उसके लिए अनेक प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आपके अनुसार वो कितने अहम हैं और कितने कारगर साबित हो रहे हैं? सबसे अहम जो चीज़ हो सकती है वो होती है कि वो है कि तंबाकू को हम रोकें। जी। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो टोबैको इंडस्ट्री है इससे गवर्नमेंट को एक्साइज के रूप में बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। लाखों करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, उनको जॉब मिल रहा है। तो चाहते हुए भी प्रोबेबली ये सरकार तंबाकू के प्रोडक्शन को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि परंतु तंबाकू उसके लगातार जो उसके जागरूकता है, क्योंकि जो कैंसर की जागरूकता हाँ है, मुझे लगता है कि हर बीमारी के लिए जो जागरूकता एक योजना है वो अहम भूमिका निभाती है। तो जैसे आज जी। अपन चर्चा जो कर रहे हैं, बिल्कुल तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि बिल्कुल अपन चर्चा कर रहे हैं कि भाई कैंसर के बारे में अपन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ऑडियंस सुनेगी, उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी। जी। इसी प्रकार हम लोग भी जगह जगह जाके कैंप लगाते हैं, जी। कैंसर डिटेक्शन कैंप्स लगाते हैं, जी। जाके लोगों के बीच में बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं। जी। ये सब उसी के प्रति। राजस्थान में डॉक्टर साहब लंबे समय से आप कार्यरत हैं, कैंसर के लिए लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य में हम बात करें तो कैंसर के मरीजों की क्या स्थिति है और इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि आप भी मुझे लगता है कि विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भी आप मौजूद रहे, तो जागरूकता के लिए राजस्थान में क्या स्थिति है और मरीजों की क्या स्थिति है? गाँवों में थोड़ी सी इलिटरेसी ज़्यादा है जी। और लोगों को जब कोई ऐसे गांठ वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाने में उनको थोड़ी सी हिचक रहती है। कि एक तो ये होता है कि भाई बताते नहीं है घर वालों को, बच्चे काम पे जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा या पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इस चक्कर में बीमारी बढ़ जाती है, और जब ऐसी स्थिति आती है कि थोड़ी सी क्योर के स्टेज के बाहर होती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जागरूकता थोड़ी सी कम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब अर्ली स्टेज में डॉक्टर को अगर दिखाया जाए हाँ। तो उपचार और बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ। जी। तो अर्ली स्टेज में बीमारी का पकड़ा जाना बहुत ही अहम होता है, अगर हम उसको ठीक करने की सोचते हैं तो जागरूकता कम है, इसलिए ये समस्या तो आती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किए जा रहे हैं? अब जैसे मैं अपने जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इन्होंने मोबाइल वैन्स रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, जो कि गांव-गांव में जाकर के और कैंप्स लगाते हैं, वहाँ पे मेमोग्राफी करते हैं, पेप स्मीयर लेते हैं लेडीज़ के लिए, खासतौर से आदमियों में भी कई टेस्ट होते हैं जो करते हैं जी। रेगुलर इंटरवल्स पे ये करते हैं। तो कई बार उसमें जैसे 2000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई जी, 100 लोग पकड़ में भी आ जाते हैं अर्ली स्टेज में, तो उनका ट्रीटमेंट संभव होता है। तो प्रयास तो बहुत हो रहे हैं, सभी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये प्रयास हैं और ये जो इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं ये जागरूकता पैदा करने के प्रयास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जन जागरूकता है वही हर चीज का हल है। उसके लिए पहले इन्फॉर्म करना, उसके बाद जागरूक करना, मुझे लगता है कि उसकी रोकथाम से पहला वाला जो कदम है वो जागरूकता वाला ही है। और क्योंकि हमारे जो देश के भावी भविष्य हैं वो हमारे युवा हैं, तो युवाओं को जन जागरूकता के लिए, कैंसर की जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक चीज़ जो अपन ने चर्चा नहीं करी, जो मैं बताना चाहता हूँ, आजकल गर्ल्स में बच्चेदानी का कैंसर यानी कि कैंसर सर्विक्स के लिए बहुत ही कामयाब वैक्सीन निकल आई है। तो वो जब बच्चे के मेंसेस चालू होते हैं तब से वो लगाई जाती है। टोटल 3 डोजेज़ होती हैं और उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अपने देश से ये बच्चेदानी का कैंसर 90% इरेडिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बहुत सालों से ये वैक्सीन लगाई जा रही है जी। और ये डेटा आ रहा है कि 2030 तक वहाँ से बच्चेदानी का कैंसर कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाएगा। तो ये वैक्सीन आजकल बहुत फ्रीली उपलब्ध है और गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी आने वाली है और ये जल्दी क्रियान्वित होने वाली है। तो ये तो सर, ये तो बच्चेदानी कैंसर के लिए रहा। युवाओं के लिए जन जागरूकता की, युवा किस प्रकार लोगों को जागरूक कर सकते हैं? जिस प्रकार आपने कहा कि गाँव में जो इलिटरेसी है और जो अनभिज्ञता है, जिस वजह से लोग संकोच करते हैं बताने से, तो वो अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर पास पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि वो पहुंचना शायद जागरूकता से ही पॉसिबल है, उसी से ही शायद संभव हो पाएगा। तो जागरूकता के लिए, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कभी भी शरीर में कहीं पर भी
कोई अल्सर हो जो कि कुछ दिनों के बाद भी नहीं भर रहा है, कहीं पर कोई गांठ महसूस हो, कहीं से खून निकले, आवाज़ भारी हो जाए, खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर ये किसी को हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। एब्सटेन करें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखे, हुक्का, शराब। अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़िया रखें। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज किसी न किसी रूप में हर दिन होनी ही चाहिए। तो ये मेरा एक आपके प्रति संदेश है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ में जो महत्वपूर्ण पहलू थे, चाहे वो कैंसर की पहचान हो, कैंसर के कारण हो, उसके उपचार हो, उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम पर पधारे और इस महत्वपूर्ण पहलुओं पे आपने प्रकाश डाला। थैंक यू। हम फिर लौटेंगे अनेक विषयों के साथ में और विशेषज्ञ को साथ में लेकर आपके लिए इस कार्यक्रम और जानकारियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।